मैम अगर आप आईपीएस नहीं होते तो एस परिमला क्या होती? बिजनेस वुमेन, वुमेन एंटरप्रेन्योर। ये कहना सेफ होगा मैडम कि आप एक नेचुरल लीडर हो? मैं मतलब 6 स्टैंडर्ड ऑन आई एम क्लास मॉनिटर है। 6 to 12 कॉलेज में भी मैं भी यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर है। आपका रोल मॉडल कौन? स्वामी जी। लिविंग रोल मॉडल कौन हो सकता है? मैं खुद ही मैं रोल मॉडल है। एक आइडियल सिटी कैसा होता है? आइडियल वर्ल्ड क्या है? ह्यूमैनिटी ज़्यादा कम होते जा रही है। हेल्पिंग टेंडेंसी बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स। आई हैव गॉन ऑलमोस्ट एंटायर सर्कल्स. At least 50-60% police station I have covered, discussed with SHOs and CLG meetings. Almost more than 1.5 years I am posted here. So मुझे almost तीनों districts का सब कुछ मालूम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किस पुलिस स्टेशन में क्या प्रॉब्लम है। आज भी प्रैक्टिस करते हो मेडिटेशन? प्रैक्टिस करती हूँ। कितना टाइम? 1 घंटे। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। वो शुरू से मेरा यही है, मैं खुद ही पढ़ाई करूँगी, इसलिए मैंने कभी ट्यूशन ही नहीं गया है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से इवन यूपीएससी तक ट्यूशन कभी नहीं गया है। क्या ये कहना सेफ होगा कि पुराने ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस कम थे, अब ये सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स के बाद में डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ गए हैं? सो हर चीज़ में अच्छा भी है, बुरे भी है, तो हम किसको ले रहे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और खास एपिसोड में, जिसमें हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जो सिर्फ एक ऑफिसर ही नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। ये है एस परिमला मैम, जो शहर की पहली फीमेल आईजी है और हमारे पॉडकास्ट की भी पहली फीमेल गेस्ट है। इस एपिसोड में हम जानेंगे उनकी जर्नी, पुलिस फोर्स में एक फीमेल होने के चैलेंजेस और कैसे वो कानून व्यवस्था को नए दौर के मुताबिक बदलने का सपना देख रहे हैं। साथ ही आपको मिलेगा एक अलग पर्सपेक्टिव, क्राइम कंट्रोल, विमेन सेफ्टी और लीडरशिप के बारे में एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर की क्या सोच है। तो तैयार हो जाइए एक इंस्पायरिंग और आई ओपनिंग सफर के लिए। आई होप आप इस पॉडकास्ट को पूरा कंज्यूम करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक एवरेज पॉडकास्ट नहीं है बल्कि एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जो मेरी तरह आपकी भी सोच बदल सकती है। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बढ़िया है, थैंक यू वेरी मच। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका सपनों का सफ़र आईजी बनने तक, और रादर हमारी सिटी की फर्स्ट फीमेल आईजी और प्रॉब्ली लास्ट आईजी, आई डोंट नो, अभी संभाग वाला जो इशू चल रहा है इस वजह से, कैसा रहा सफ़र? ये मैं बताऊंगी, मेरा करियर में सबसे बेस्ट है। तो मतलब करियर था ये, वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो, एंड very the people are very innocent. Tribal people, they are not cunning, and crime also very challenging, even law and order also. And this is my first experience as an IG, so it's a wonderful journey. मैम, जब हम आपको देखते हैं तो हमारे मन में एक रिस्पेक्ट आती है, एक फेमिनिन साइड की प्रति सुपीरियर रिस्पेक्ट आती है, और हम ये सोचते हैं, इट मेक्स अस वंडर ऑल्सो, कि हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं। उसमें भी जब हम बात करते हैं पुलिसिंग की, जहाँ डिसिप्लिन और जहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात हम करते हैं, वो एक बिल्कुल मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री ऐसा परसीव किया जाता है। मैं आई एम नॉट अ मेल शॉविनिस्ट। उस जगह में आपका इतना एक्सेल करना क्या एक अचीवमेंट है? हमारा एकेडमी में ट्रेनिंग इटसेल्फ, उन्होंने फर्स्ट ये बताते हैं, आप महिला नहीं है, यू आर एन ऑफिसर। सो हम लास्ट 2 years हमारा ट्रेनिंग एकेडमी में ये बताते, यू आर एन ऑफिसर, यू आर नॉट एन फीमेल, बिकॉज आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में भीड़ के अंदर, क्राउड के अंदर आपको जाना है। सो उसमें हमको वहाँ पे ट्रेनिंग में ऐसे कुछ नहीं है। 10 किलोमीटर आपको भी दौड़ना है, फीमेल मेल दोनों को दौड़ना है, ऐसे कभी जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है। इसलिए कि हमको इतने कॉन्फिडेंस हो गया, वो लोग कर रहा है हम भी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे तो हमको कभी महसूस नहीं हुआ है। ये ऑफिसर लेवल पे कभी इनइक्वालिटी ऐसे कुछ नहीं है। हमको डीपी एसपी का काम करना है, सेम एज हमको भी एसपी लगाया है,
So इसलिए we never felt that. मैम बट ये तो आपने जरूर महसूस किया होगा कि क्योंकि ये रेयर चीज है तो एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट सिटीजन्स का थोड़ा ज्यादा ही होता होगा आपकी तरफ, कैसा लगता है जरूर मैम? नहीं, पीपल ऑल्सो वेरी स्मार्ट, उनको ये पता चलेगा ज़्यादा अच्छा ऑफिसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड वेरी एफिशिएंट, ऑटोमेटिकली दे विल रिस्पेक्ट। तो इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो आपका रिस्पेक्ट को आप ढूंढ के नहीं जाना, अपने आप आ जाते हैं। वंस यू आर एंड वेरी एफिशिएंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिसर, रिस्पेक्ट अपने आप आ जाते हैं। एनर्जी गिव्स यू अ कंपैशन, एक ईक्यू आप में डेवलप कर देता है, डेवलप कर देता है, आप लोगों की तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकते हैं। तो क्या वो एक डाउन साइड रहता है या फिर ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आप उसको ओवरकम करके यू बिकम? नहीं, आप तो कंपैशन रहा हो तो फिर आपको कुछ नहीं, बिकॉज this we have to deal with criminals, so we have to be tough. So you always doubt persons, even our subordinates. We should be vigilant. There are so many investigations, so there are political nexus with the criminals, so you should be always vigilant. So vigil कब होगा? आप कंपैशन नहीं हो तो उसमें से ज़्यादा लोग चीटिंग कर लेते हैं, इसलिए कंपैशन का बातें नहीं है पुलिसिंग में। तो सो वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, वेन वी डेल्ट विथ परिवादी कंप्लेनेंट के साथ होते हैं ना, उस वक्त हम थोड़ा सा कंपैशन दिखाते हैं। चलो ग्रीवेंसेस का पूरा हम सुनते ही हैं, चलो क्या प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं। बाकी तो हमारा सबऑर्डिनेट्स हो और अदर क्रिमिनल्स हो, वी शुड बी वेरी टफ, वेरी स्ट्रॉन्ग। बचपन कैसा था आपका? हमारा बचपन तो, सबका बचपन तो ज़्यादा अच्छा होता है, नो डाउट। एक्चुअली my home town is Chennai. जी। So I was born and brought up in Chennai. So I am the youngest kid in my family. My father is an employee of Tamil Nadu Electricity Board, Okay. clerk, and my mother is an housewife, and 3 sisters and 1 brother. So they are only 10th pass. So actually I have studied in Swami Vivekananda schools. So I become automatically a follower of Swami Swami Vivekananda ji. So उनका speeches and उसको सुन के मैं थोड़ा सा मोटिवेशन, मतलब मुझे अपने आप मोटिवेशन हो गया, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। सो वो ड्रीम, मुझे सपना है, मुझे आगे आगे लेके चले गया है। सो मुझे तो कोई, मैं तो इवन यूपीएससी की भी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं गया, सेल्फ स्टडी है। वो भी मेरा पुअर बैकग्राउंड वजह से मैंने कुछ कॉरपोरेट में काम करके करके मैंने सिविल सर्विस के लिए तैयारी किया है। सिविल सर्विस का मैं सक्सेस होने के बाद मैं जॉब भी छोड़ा है। सो 3 इयर्स में ही कॉरपोरेट में काम करके करके साथ साथ पढ़ाई करके आया। सो मेरा तो ये हार्ड वर्क नेवर फेल्स। सो दैट स्वामी विवेकानंद जी ऑलवेज सेड अराइज अवेक एंड नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। वो शुरू से हम तमिल में ये पढ़ाई किया, विल इल्लादि शेल्वी। सो वो मेरा यही है। सो कुछ भी आप लिया तो करना है करना है। सो समो दैट गुरुजी ने मुझे लेके गया आगे। मैम पॉडकास्ट के 5 मिनट हुए हैं, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, ट्रस्ट मी। मतलब दिस इज समथिंग जो आप नहीं रिक्रिएट कर सकते हो। उस एज में जब आज भी कई यूथ को, कई लोगों को अपना ड्रीम नहीं पता है, अपना गोल नहीं पता है। आप कह रहे हो 6th स्टैंडर्ड में स्वामी विवेकानंद जी आपकी लाइफ में आए, जो भी दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करते, उनकी राइटिंग्स, उनकी टीचिंग्स जो शायद रिटन फॉर्म में है, रिटन फॉर्म जिसका अर्थ जितने लोग पढ़ेंगे उसका अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं, उसमें से आपने पॉजिटिव अर्थ निकाला। नहीं, उसमें पूरा पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव नहीं है। आप स्वामी विवेकानंद जी का बुक्स स्टडी किया, उनका स्पीचेस वगैरह पढ़ाई किया ना, ये बताएंगे प्लीज गिव मी 1000 यंगस्टर्स, आई विल चेंज दिस इंडिया। दैट एज में तो नाउ ही नीड्स ओनली 999 बिकॉज़ वन इज यू। तो मैम क्वेश्चन ये है कि इतनी टेंडर एज में क्लैरिटी कैसे आई आपके पास में, क्योंकि कई लोगों के पास में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। आप देखेंगे, आप न्यूज़ देखते हैं कि IIT कपल पास्ड आउट, नाउ गोइंग बैक टू रूट्स, डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस टाइप की चीज़ें जो अपना गोल एक्सप्लोर करने में या अपना पैशन पता करने में लोगों को सालों लग सकते हैं।
आपने उस एज में कैसे एक्सप्लोर किया? बिकॉज गुरुजी है। मुझे भी फिफ्थ के पहले मुझे कोई आइडिया नहीं है। सिक्स में सब ज्वाइन किया है। उनका स्पीचेस का कंपटीशन होता है। सो वो स्पीचेस का वो ओनली विवेकानंद जी का स्पीचेस का कंपटीशन है। सो स्पीचेस को आप बाय हार्ट करना है। सो हर साल होते हैं। फिर थर्ड मंथ का क्विज वगैरह होती है। मतलब विवेकानंद जी का पूरा ट्रस्ट है। इट हैज रन बाय ट्रस्ट विवेक रामकृष्ण मठ। सो उसका मैं ज़्यादा अंदर चले गया है। सो आई हैव स्टार्टेड माई मेडिटेशन ऑन 6th स्टैंडर्ड इटसेल्फ। सो 6th 7th 8th स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग माई मेडिटेशन। सो उसमें मुझे वो आइडियोलॉजी प्रिंसिपल में ऐसे रहेंगी। मैं चेंज नहीं अभी तक टचवुड मैंने चेंज नहीं हुआ है। सो इतने भी हमारा प्रेशर हो या कुछ भी है, स्टिल आई एम न्यूट्रल। सो इज इट द क्या वो विवेकानंद जी की टीचिंग्स है या मेडिटेशन है जिसने आपको? वो नहीं, वो टीचिंग से मेडिटेशन आया है, ऐसे नहीं है। वो उनका मेडिटेशन में उन्होंने बात किया है। आज भी प्रैक्टिस करते हो मेडिटेशन? प्रैक्टिस करती हूँ कितना टाइम? 1 घंटे। रियली? वो दैट इज ऑल्सो ब्रह्म मुहूर्त 4 o'clock। इज इट? मैम आपकी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम स्वामी विवेकानंद जी को कौन टीचर लाया वो? क्योंकि हम उन इंसान को कभी भूल नहीं सकते जो टीचर हैं या कोई हमारे स्कूल के टीचर्स होते हैं या कोई, वो कौन थे? एक वसंत कोकिला टीचर है, मेरा 6th स्टैंडर्ड क्लास टीचर है। सो उन्होंने फर्स्ट वो बुक्स दिया मुझे। बुक्स दे के उन्होंने बताया स्पीच के लिए आप तैयार हो जाओ। आई एम एन रैंक होल्डर। सो आपका मेरा आपने बताया मेरा वॉइस भी ज़्यादा खनीर करने ऐसे बोलते हैं मेरी। वो आपका वॉइस भी ज़्यादा अच्छा है, स्पीच के लिए आप तैयार हो जाओ, कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में है। सो फर्स्ट में स्पीच है। तो वो मैंने फर्स्ट वो पढ़ाई किया है। सो उसके बाद आई बिकम फैन ऑफ हिम। सो ज़्यादा बुक्स लाइब्रेरी अपने आप जाकर उनका पूरा फॉरेन में क्या क्या स्पीचेस दिया, उनका बुक्स वगैरह, मतलब ऑलमोस्ट सब बुक्स मैंने पढ़ाई कर लिया अभी मैंने विवेकानंद जी का। मैम जिस दिन आपको ये टास्क दिया गया कि स्पीच के लिए तैयार करो, क्या उस दिन आपको पता था कि आपकी लाइफ में इतना चेंज आ जाएगा, नहीं या उस दिन वो सजा लग नहीं, रही उस थी? दिन इतने चेंज नहीं हुआ। बट मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है ना, वो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बताया। एक स्पीच अभी भी है, हमने एक्चुअली तमिल मीडियम में मैंने पढ़ाई किया हाँ है, जी। तमिल मीडियम में। बट अभी वो बताते हैं आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। वो आप कितने भी 1000 गार्ड के पास जाओ, कितने भी आप प्रेयर करो, बट आपके अंदर का वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो सब वेस्ट है। सो एवरीथिंग इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इफ यू थिंक यू कैन क्रॉस द सी, यू कैन क्रॉस। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो सुन के मैं अभी भी याद है। ஓராயிரம் கோடி தெய்வத்திடத்தும் நம்பிக்கை இருந்தும் ஆனாலும் உன்னிடத்தில் நம்பிக்கை இல்லைனால் உனக்கு கதி மோட்சம் இல்லை। वो अभी भी वो छोटा उम्र में 6th स्टैंडर्ड में मैंने क्या तमिल में स्पीच किया, अभी भी मेरा फुल है। 2 पेज 3 पेज का अभी भी मेरे पास है। वो अभी मैं इंग्लिश हिंदी में जी कन्वर्ट जी करके बता जी। रही है। सो उस यंग एज में कितने डिसिप्लिन हुआ ना, वो उसका वो मतलब फ्रूट है ये अभी। सो कितने यंग एज में डिसिप्लिन और कुछ आपको ये करना है, सोसाइटी को कुछ करना है, बस इतना। 6th 7th में तो मुझे इतना था, सोसाइटी को कुछ करना है। सो सबको हेल्प करना है। सब मतलब मेरा वीक स्टूडेंट्स को पढ़ाई करना, में तो अच्छा पढ़ाई करने वाला लड़की है, अच्छी है, सबको मदद करना, ये करना। जो छोटा उम्र से वो अपने उस वक्त में कितने मदद कर सकते वो मैंने मदद किया है। मे बी उसका वो असर अभी भी है। ये कहना सेफ होगा मैडम कि आप एक नेचुरल लीडर हो, क्योंकि जैसा आपने बताया। मैं मतलब 6th स्टैंडर्ड ऑनर्स आई एम क्लास मॉनिटर है। 6th to 12th कॉलेज में भी मैं भी यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर है। सो मतलब मेरे नीचे कभी भी आदमी रहेंगे मेरा फ्रेंड सर्कल। सो मैम आपके माइंड में तो एक क्लैरिटी आ गई, आपने डिसाइड किया कि मुझे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए कुछ करना है। पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था इसमें? नहीं, उस वक्त 6th में तो मैं तो ये बताया है मदद कर रही मेरा लेवल पे। सो मुझे तो मेरा पेरेंट्स ने मैंने मर्जी से छोड़ दिया है, इतने कंपल्शन नहीं है। सो उनका मालूम है मैं ज़्यादा स्टूडियस है और
ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वो छोड़ दिया मुझे, फ्री में छोड़ दिया। इतने आप लिबरेट दिया है मेरा पेरेंट्स ने, मेरा सिबलिंग्स को भी नहीं दिया है इतने फ्रीडम। आपके सिबलिंग्स में, आपके भाई बहनों में, आपको क्या लगता है आपसे ज्यादा, या आप में ये हैबिट कहाँ से आई? मदर साइड से आई, फादर साइड से आई, या सिबलिंग में कोई ऐसा था जो जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया? नहीं, बेसिक कैरेक्टर्स तो एसिडियस है, मेरा पेरेंट्स का है, वेरी सिंपल, वेरी मतलब काइंड हॉट है, वो तो बेसिकली वो हेरिडिटरी में था। आफ्टर वो विवेकानंद जी को, स्वामी जी को फॉलो करने के बाद मुझे अपने आप और कुछ एनहांस हो गया है, हैबिट्स वगैरह, ऐसे डिसिप्लिन वगैरह। हम ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं मैम कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसका फैमिली सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है। हम उसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि एक फ्री हैंड दिया गया था आपको, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस, वो इमेज आपने बनाई होगी, एक ट्रस्ट अर्न किया होगा। तो आज के यूथ के लिए क्या मैसेज है कि कैसे वो अपने फैमिली का ट्रस्ट अर्न करे, ताकि कल को वो उठ के बोले कि यार मेरा ये पैशन है, मुझे फॉलो करना है, तब पेरेंट्स उनके उस पे डिसीजन पे। आजकल मैं सब में ये बता रही है, आज का आ, हमारा जमाना, आज का जमाना फर्क है, ज्यादा फर्क है हमारा। अभी तो दिस डिजिटल एरा है, हमारा तो लाइब्रेरी जाके सब ढूंढना पड़ता है नॉलेज। अभी तो एवरीथिंग इज ऑन हैंड, एक गूगल में टच करो सब आ जाती है, तो सब कुछ मिल जाती है एक्सेप्ट पेरेंट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। सो इनको ये सब कुछ मालूम है कौन बुरा है कौन अच्छा है। इसमें मैं ये बताऊंगी पेरेंट्स को, आप उनको फ्री हैंड दे दीजिए, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट किड्स, उनको मालूम है क्या करना है, उनका पैशन क्या है, सिर्फ आपको गाइडेंस देना है। कभी कभी वो लोग उनका पाथ से डाइवर्ट हो रहा है, आप उनको सुपरविजन करना है, और उनका ड्रीम्स क्या है वो उनको जीने देना। आप यू डोंट इंटरफियर विद देम। मैं डॉक्टर बनना चाहती हैं, मेरा फादर ज़्यादा पुअर है इसलिए मैं कोचिंग क्लास नहीं गया, आप डॉक्टर बनाओ, मैं आपको कोचिंग क्लास ज्वाइन करवा देंगे 2 लाख। नहीं, उनका आर्टिस्ट बनना है, उनको इकोनॉमिस्ट बनना है, तो उनका ड्रीम है वो। यहाँ पे कंपटीशन, फॉर एग्जांपल नीट के लिए इतने फ्यू सीट्स के लिए 20 लाख स्टूडेंट्स लिख रहा है पूरा इंडिया में। उसमें आप देखो तो 50% ऐसे ही हैं, उनका पेरेंट्स का कंपल्शन से, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर भी आते हैं। उनका इंटरेस्ट है आर्टिस्ट में होगा, इकोनॉमिक्स में होगा, आर्ट्स सब्जेक्ट में होगा, कॉमर्स में होगा, मैथ्स में होगा, फिर भी वो नीट एग्जाम लिख रही है। वो अननेसेसरी कंपटीशन है, इसका वजह से दूसरा बच्चों को भी स्ट्रेस हो रहा है। सो पहले भी इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जीना मुश्किल हो गया है, उसमें पेरेंट्स का भी कंपल्शन है, उनका भी फ्रस्ट्रेशन है, हमारा मर्जी से पढ़ाई नहीं कर सकते। किसी को पैशन नहीं तो वो उसमें शाइन नहीं हो सकते हैं। मैं ये मतलब स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी ये बताएंगे, फर्स्ट स्टूडेंट्स कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई करो, आप अपना मर्जी से इंटरेस्ट के साथ एटलीस्ट 4-5 आवर्स आप इंटरेस्ट से पढ़ाई करें, वो आपका सब्जेक्ट है। आप मैथ करो, आपका ज्यादा इंटरेस्ट, आपको टाइम ही पता नहीं है मैथ करते वक्त करते, इसका मतलब ये आपका ये फेवरेट आपका सब्जेक्ट है। क्वालिटी। साइंस पढ़ाई करो, आपको ट्यूशन का जरूरत नहीं है। फॉर फिजिक्स पढ़ाई करो, फिजिक्स में आपको किसी का जरूरत नहीं है, आप खुद ही पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यूस पढ़ाई कर रही है। कोई इंटरफियर किया तो आप इरिटेट हो रहे हैं, अरे मेरे सब्जेक्ट में ये कौन आके मेरा इंटरफियर कर रहा है मेरे से। वो आपका पैशन है, वो सब्जेक्ट आपका पैशन है। मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल प्रेशर, अपने आप वो ना आप इंटरेस्ट हो रहा है, वो आपका पैशन है। वो आप पहले आप आइडेंटिफाई कर लो, फिर आपका पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस कर लो, मैं ये करना चाहती हूँ। फिर भी पेरेंट्स नहीं मान रहे, उनको कंटिन्यूस, स्टूडेंट्स किड्स आर वेरी स्मार्ट जी। है, डिजिटल एरा है। सो पेरेंट्स से उनको सिर्फ सुपरवाइज करना है, गाइड करना है, उनका एम्बिशंस के किड्स के ऊपर फोर्स मत करना है। उनको सिर्फ कभी कभी वो डाइवर्ट हो रहा है उनका मेन पाथ से, देन यू हैव टू इंटरफियर, उसको एडवाइस देके ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। बट इतने क्या, बट इंटरेक्टिव आजकल कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा हो रहे हैं, पेरेंट्स किड्स से बात नहीं करते हैं, पेरेंट्स उनका फ्रेंड्स के द्वारा बात करते हैं।
प्लीज ट्रीट देम एज योर फ्रेंड। वंस एडोलेसेंट एज के बाद उनको फ्रेंड्स मान लीजिए, बैठकर आराम से बात कर लीजिए। तो कई बार लेके जाके क्या प्रॉब्लम है क्या है, देन दे ऑल्सो। सो मैम, क्या ये कहना सेफ होगा कि पुराने ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस कम थे, अब ये सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन्स के बाद में डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ गए हैं? सो हर चीज़ में अच्छा भी है बुरे भी है, तो हम किसको ले रहे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बेनिफिट्स भी ज़्यादा है डिजिटल एरा में, सेम टाइम बुरे भी है। सो हमारा बेटा किसको ले रहे हैं किसको नहीं ले रहे, हमको मतलब सुपरवाइज करना पड़ेगा। सो मैम, आपके पुलिसिंग के अनुभव से, और ऐसा मेरा मानना है कि पुलिस एक बहुत अच्छे से बॉडी लैंग्वेज को रीड कर लेती है, जज ऑफ कैरेक्टर भी कर लेती है कई बार। उस स्किल्स कुछ पेरेंट्स को दीजिए ना, कि अपने बच्चों को देख के वो कैसे जज करें कि वो राइट ट्रैक पे, क्योंकि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ जैसे एक पेरेंट और सन आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे फोन में मैं क्या कर रहा हूँ वो पेरेंट्स को तो नहीं पता होगा। पहले के ज़माने में जब सिर्फ टीवी टीवी हुआ करता था, मैं उस एरा का हूँ, टीवी पे जो प्ले हो रहा है लगभग वो सब फैमिली को दिखता है, वो उसका वॉल्यूम भी आप डाउन नहीं कर सकते, वो स्पीकर पे सब कुछ चल रहा है। तो ऐसा कोई कंटेंट मैं नहीं देख पाऊंगा एज अ यूथ। आज के टाइम में मोबाइल के एज में मैं अगर आपसे अभी बात भी कर रहा हूँ, ये ना आपका फीडबैक फ्रॉम टीचर्स, फीडबैक फ्रॉम फ्रेंड्स। एक्चुअली आज का पेरेंट्स ना, उनका बेटा का फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा दोस्त होना है, सो फीडबैक ज़्यादा वो देते हैं। आंटी वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रही है, आंटी ये बेटे इनके लड़की के साथ चक्कर है, आंटी ये ज़्यादा मूवी देख रही है। फिर आपको उसका इम्पैक्ट स्टडीज़ में भी मिल जाती हैं। कभी पहले एग्जाम्स में आप देखो तो 95 स्कोर्स, अचानक ओके 90 हो गए तो फिर भी ठीक है, अचानक 76 हो गए तो सो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो बैठ के आराम से क्यों कितने कम हुआ, फिर पेरेंट टीचर्स को भी पूछ लेना, क्या ये कॉन्सेंट्रेट से क्लास का करते हैं क्या, रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं क्या। ये सब फीडबैक से आपको पता चलेगा ये राइट ट्रैक में जा रहे हैं और गलत ट्रैक में जा रहे हैं। सो मैम, वो फर्स्ट स्टेज क्या थी, या वो कौन सा टाइम था जब आपने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मुझे आईपीएस बनना है? मैं तो 21 ईयर्स में मैंने ये बताया है। फिर मेरा पुअर बैकग्राउंड से मैंने ये डिसाइड किया है, स्टडी करना सो आपको ज़्यादा बुक्स खरीदना पड़ेगा, कोचिंग क्लास तो नहीं जा सकते हैं। फिर पेरेंट्स को भी आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, वो शुरू से मेरा यही है, मैं खुद ही पढ़ाई करूँगी, इसलिए मैंने कभी ट्यूशन ही नहीं गया है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से इवन यूपीएससी तक ट्यूशन कभी नहीं गया है। सो मुझे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब कुछ खुद ही करना है, किसी को ऊपर डिपेंड नहीं होना है। सो मैंने ये डिसाइड किया चलो हम पढ़ाई भी करेंगे यूपीएससी की, हमारे पास एक ग्रेजुएशन डिग्री है बी फार्मेसी, हम काम भी करेंगे जॉब भी जाएंगे। सो दोनों साइड बाय साइड करके हम करेंगे, ये मैंने 21 ईयर्स में डिसाइड किया है। तो उसके बाद मैंने 3 ईयर्स कारपोरेट में एमएनसी में भी काम भी करके करके वो पढ़ाई भी किया है। प्रिपरेशन मैम कितनी टफ थी वो, मैं उस एंगल एक्चुअली से नहीं मैं पूछ रहा मेरा गलती यही है, मेरा मतलब मैंने बताया मैं खुद ही करेंगे, उसमें मैं गलती भी है। मैं एक्चुअली बी फार्मेसी है, फिर मैंने सोचा बी फार्मेसी है, मैं केमिस्ट्री मुझे ज़्यादा पसंद है। सो मैंने सोचा केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद है, हम केमिस्ट्री ऑप्शन लेंगे, उस जमाने में 2 ऑप्शन लेना है। सो मैंने केमिस्ट्री ऑप्शन लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड ऑप्शन। केमिस्ट्री प्रिलिमिनरी आएगा, एक जनरल स्टडीज आएगा। सो फर्स्ट अटेम्प्ट केमिस्ट्री दिया, नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट केमिस्ट्री दिया है, केमिस्ट्री देने के बाद मैं ट्रेन में आ रही थी, केमिस्ट्री एग्जाम सेकेंड अटेम्प्ट करने के बाद ट्रेन में आ रही थी मैं, मेरा क्वेश्चन पेपर दे के आ रही थी। वो विमेन का कोच है, उसमें पड़ोस में एक सिस्टर थी, वो पूछ रही थी आपका यूपीएससी अटेंड करके आए थे। सो यूपीएससी समझ गया था मैं, मैंने समझ गया शी इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग। हाँ दीदी मैं यूपीएससी अटेंड करके आ रही हैं। वो कौन सा है, केमिस्ट्री। आप उन्होंने ये पूछा क्या आप आईआईटी से पास आउट किया क्या केमिस्ट्री, नहीं। आप क्या एमएससी केमिस्ट्री पीएचडी केमिस्ट्री, नहीं। फिर आप क्यों केमिस्ट्री लिया, मैंने बताया मैं बी फार्मेसी है। वो बताया बी फार्मेसी तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ये तो डिफरेंट केमिस्ट्री है। मैंने कहा इतनी आपको आइडिया कैसे मालूम है दीदी। फिर बताइए वो भी, मैं भी यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे, मैं भी एग्जाम अटेंड करके आए थे। फिर मैंने पूछा आपका क्या सब्जेक्ट है, शी सेड मेरा पीएचडी फिजिक्स है।
ऑब्वियसली मैंने बताया, सो आपने फिजिक्स लिया होगा? नहीं नहीं, मैंने पबार्ड लिया है। फिर मैंने बताया क्यों दीदी, आप तो पीएचडी फिजिक्स आप क्यों नहीं ले रहे? वो बताया एक्चुअली वो फिजिक्स है ना, वो थोड़ा सा आईआईटी फिजिक्स के अकॉर्डिंगली होता है क्वेश्चंस। ये हमारा वो एमएससी फिजिक्स, बीएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री उसका ज्यादा नहीं है, वो वाला आईआईटी का है। इसलिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट फिजिक्स लिया, उसके बाद मैंने दूसरा किया। देन इट स्ट्रक मी, अरे हम भी गलत कर रहे हैं, हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। उस दिन मैंने चेंज कर लिया मेरा ऑप्शन। सो मैंने सेकेंड प्रीलिम्स के बाद मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया मेरा फर्स्ट। फिर मैंने अभी फर्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, फिर सेकेंड एक और ऑप्शन ढूंढना है। फिर मैंने तमिल लिटरेचर है, मेरा फेवरेट भी है, मुझे तमिल का ज़्यादा अच्छा भी लगता है, मदर टंग भी है, सो तमिल लिटरेचर ले लिया है। फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। सो मैंने मतलब जॉब इस समय में मिलने के बाद, यूपीएससी मिलने के बाद मैंने प्राइवेट जॉब जोड़ा है, मतलब छोड़ा है। उस वक्त तक मैं प्राइवेट जॉब भी कर रही थी। मैम आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो? क्या आपको लगता है कि अगर उस दिन वो सिस्टर आपकी लाइफ में नहीं आई होती तो आज आपकी लाइफ कुछ डिफरेंट होती? 100%। सो मैंने सोचा गॉड ने कभी कभी हमको गाइडेंस किसी और का रूप में देते हैं। उस दिन वो नहीं आए तो मैं तो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करके फिर नहीं हुआ तो मैं तो क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। मैम जैसे ये तो आप तो बचपन से एक्सेप्शनल स्टूडेंट रहे, आप खुद ही कहते हो, और हर चीज़ में एक्सेल किया, लीडरशिप क्वालिटी आप में है, एकेडमिक्स और लीडरशिप क्वालिटी के अलावा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आपको विवेकानंद जी से मिल गई, और उसके बाद में भी आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं शेक हुआ, जैसा अभी आपने ही बताया। मैम मैं बात कर रहा हूँ उस एवरेज स्टूडेंट की जिनके पास में ये सब नहीं है। नहीं नहीं, एवरेज स्टूडेंट और स्टूडियस का इसका कोई नहीं है, मैं तो बताइए सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ये नहीं है यूपीएससी ओनली स्टूडियस स्टूडेंट से क्लियर कर रहा है, एवरेज स्टूडेंट्स भी क्लियर कर रही है। सिर्फ आपका हार्ड वर्क चाहिए, ये मैं बता रही है। ये मतलब आप गलत समझ लिया, मैं तो शुरू से अच्छा पढ़ाई का इसलिए मैं क्लियर। ज्यादा मेरा फ्रेंड्स है, एवरेज स्टूडेंट्स है, वो भी अच्छा मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर क्लियर किया है। ये तो आपका कैसे प्लान करना है वो ही इम्पोर्टेंट। इसमें तो आप हार्ड वर्क से इम्पोर्टेंट है, कितने हार्ड वर्क कर रही है इतने आप क्लियर करेंगे। एक साल आप पढ़ाई करेंगे, इवन इतने भी स्टूडियस है, एक साल पढ़ाई करके आप क्लियर क्लियर नहीं कर सकते। ये एक तपस्या ऐसे ही है, आपको ऐसे तपस्या करना पूरा कंसंट्रेशन के साथ पूरा, उसके बाद आपको फल मिलते हैं। ऐसा आप तपस्या करना है 2-3 साल, उसके बाद आपको मिलेगा। इवन 21 ईयर्स में भी, 22 ईयर्स में कुछ का वो तो ट्वेल्थ मतलब ट्वेल्थ के बाद है वो कर लेते हैं। सो इवन ग्रेजुएशन में वो लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसलिए कुछ लोग 21 में 22 में क्लियर कर लेती है। मतलब कितने भी है, 2 साल तो मिनिमम है। इतने मतलब आईक्यू इतने बच्चा है, 2 इयर्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन के साथ। यूथ के लिए क्या मैसेज है? ऐसी कौन सी गलती है जो अपने प्रिपरेशन के टाइम वो अवॉइड करें ताकि उनका लक्ष्य और उनके पास में आ जाए? क्योंकि करना क्या है ये तो सब देखो बताते हैं। सक्सेस के लिए सबको है, वो यूपीएससी हो, पॉलिटिशियन बनना है और साइंटिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है ना, ओनली हार्ड वर्क। उसके अलावा शॉर्टकट है नहीं है, हार्ड वर्क है आपका सक्सेस लेके जाएंगे। बाकी आप कोई भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, कुछ भी सक्सेस है हार्ड वर्क के लेके आएंगे, उसका मतलब शॉर्टकट है नहीं है उसका। मैम आईपीएस आपने क्लियर कर लिया, एक वो मोमेंट आपको याद है जब रिजल्ट आया था, और किससे शेयर किया था आपने ये चीज? बस मेरा मम्मा से शेयर किया है। ओके, क्या पूरा रिएक्शन? नाइट नींदे नहीं आया, कितने एक्साइटेड हो गया। मैं ही मेरा मम्मा दोनों ऊपर सो रहे थे। मेरा मम्मी को, मम्मी मैंने आईपीएस आईपीएस नहीं यूपीएससी क्लियर करे, उस वक्त आई बाद में राइट मिलता है राइट आईपीएस राइट आईएएस वगैरह। तो मम्मा मैंने क्लियर ही कर दिया, क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया, ऐसे करके पूरा नाइट उनको भी सोने नहीं दिया, मैं भी नहीं सोया है। इतने खुश हो गया है। मैम फिर आती है ट्रेनिंग पार्ट, आई थिंक सरदार वल्लभ भाई पटेल, हैदराबाद। नेशनल पुलिस अकेडमी। जी, uh, वहाँ का कोई एक्सपीरियंस, वहाँ कैसा रहा आपका? किस एक्सपेक्टेशन से आप उस एकेडमी में गए थे और वहाँ क्या चेंज हुआ? हमको तो पहले तो हम ऑर्डिनरी सिटीजन ऐसे गए थे, सिटीजन भी नहीं है, महिला।
सो वहाँ जाने के बाद हम तो ऐसे आ गया पुलिस ऑफिसर। इतने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मिशंस उन्होंने किया है। सो मतलब यूनिफॉर्म सर्विस कितने पसंद आ गया है ना, ज़्यादा पसंद आ गया। पहले मैंने सोचा है मैं शार्ट हूँ, थोड़ा सा फिजिकली हाइट होना चाहिए, हम तो ज़्यादा शार्ट है, हमारे से कांस्टेबल हाइट हाइट होगा, थोड़ा सा वो हो गया था। बट एकेडमी जाने के बाद मुझे ये हो गया, हाइट मतलब उसमें फिजिक उसमें कुछ नहीं, आपका वर्क एक्चुअल प्रोफेशनलिज्म दैट मैटर्स लॉट। आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ जवान के सामने जाके आप बात कर रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कितने कॉन्फिडेंस इतने मोटिवेशन आप आपका नीचे वाला इन केस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और कुछ क्राइम सिचुएशन है, किसी को कुछ आपको आ, देना है, गाइडेंस देना है ना, वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप गाइडेंस दे रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है ना, मुझे मेरा ट्रेनिंग एकेडमी से आया है। एकेडमी का कोई ऐसा कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहें जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहा, वो फनी भी हो सकता है, कोई मिस्टेक भी हो सकती है, या कोई लर्निंग भी हो सकती है किस हमारा हिंदी का प्रॉब्लम है वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह हिंदी में देना है। सो हम वो यू नो साउथ इंडिया में ज्यादा हिंदी पढ़ाई नहीं किया है हम लोग, राइट। साउथ इंडियन का थोड़ा सा हिंदी उसके बिल्कुल हिंदी नहीं आती है। इवन अकेडमी भी हम इंस्ट्रक्शंस वगैरह थोड़ा सा बात करके इंग्लिश में ले लेते हैं। सो वो थोड़ा सा वो इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं ना, हमारा हिंदी प्रोनाउंसिएशन में हमको ज्यादा मतलब हंसी आती है, वो इंस्ट्रक्टर वगैरह भी हंसी करते हैं। ऐसे कुछ ऐसे मुझे याद है, हमारा क्राउड कंट्रोल में कुछ अनाउंस करना है, आप जल्दी यहाँ से तितर बितर हो जाइए वरना तो हम का वो ऐसे बता, उसमें हम ये बताएंगे, उसमें अलग अलग होता है, गन पार्टी, टीयर गैस पार्टी, लाठी पार्टी। उसमें ये बताएंगे बच्चे हुई जवान ऐसे। सो गलती से बच्चा हुआ ऐसे कुछ बता रहे थे सो एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग, हमको समझ में नहीं आया, मतलब रिमेनिंग जवान जाके राइट राइट, हम ऑफ ये कोर्स। बताया मदर होने वाला ऐसे बच्चा हुआ वो जाए वो अभी भी ऐसे उस वक्त तो याद नहीं है, बट सब हंस रहे थे। फिर बाद में हमारे हिंदी फ्रेंड से पता क्यों इतने हंस रहे थे आप लोग, फिर देन ही सेड ऐसे नहीं है, बच्चे हुई है, आप तो बताए बच्चा हुआ जमा चाहिए। तो अभी भी मैम, यार पुलिसिंग में स्पेशली एक लेवल, ऑफिसर लेवल पे, क्विक थिंकिंग, ऑन द फीट थिंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाल ही में मैं डीएम सर का इंटरव्यू कर रहा था, पॉडकास्ट कर रहा था, तब मैंने उनसे बात करी कि आप सर्जन से यूपीएससी क्रैक करके आप आईएएस बने। तो सर्जरी और एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सिमिलैरिटी है, दोनों में प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। तब उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि मैं सर्जरी को पुलिसिंग से ज़्यादा जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ प्रॉम्प्ट डिसीजन ज़्यादा लेने पड़ते हैं, ऑन द फील्ड थिंकिंग करनी पड़ती है। तो एकेडमी में मैम ऐसी कौन सी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ऐसी रहती है जो आपको ये सब चीज़ें सिखाती है? हमारा एक फील्ड ट्रेनिंग होती है, प्रोबेशनर पीरियड फर्स्ट बेस में होते हैं। वो हमारा वो उस वक्त फ्री हैंडेड है, वो बताएंगे प्रोबेशनर आप कुछ भी कर सकते हैं, बट मेनली हमारा एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है। सो एवरी डे वी आर लर्निंग, लॉ एंड ऑर्डर में एक लर्निंग करके 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 आते हैं। सो मतलब फिजिकली आई एम सिटिंग हियर, बट मेरा पूरा दिमाग तो दूसरी जगह पे चल रहा है। सो वो विजुअलाइजिंग में कर रहा है, अभी कुछ हो रहा है वो मैं विजुअलाइज करके करके सोल्यूशन तो मैंने निकाल दिया है, फिर भी और क्या उसमें कर सकते हैं, अभी मेरा माइंड में पीछे चल रहा है। सो अपने आप हम तो मल्टीटास्क पर्सनालिटी हो गया है, क्योंकि कभी क्राइम हो जाते हैं, साथ में कुछ वीआईपी विजिट हो जाते हैं, कॉफी लॉ एंड ऑर्डर हो जाती है। सो सब एक ही साथ हम करके करके मल्टीटास्क हो गया ना, अभी हम कुछ करके करके भी कुछ पीछे भी कुछ चलता है। तो मैम, क्या मेडिटेशन इस चीज़ में आपकी हेल्प करता है? शुरू से इस कर रहे हैं इसलिए मुझे में भी हो सकते हैं, मेरा मेच्योरिटी और ज़्यादा पैशंस के साथ मैंने मुझे गुस्सा जल्दी नहीं आते हैं, वो भी वन ऑफ द रीज़न हो सकते हैं। तो ज़्यादा बताते हैं, इवन पुलिस ऑफिसर हो गए तो आप ज़्यादा स्माइलिंग करते हैं, पुलिस ऑफिसर तो ज़्यादा कड़क होता है, मे बी मेरा मेडिटेशन पार्ट होगा वो। सो आई कैन मैनेज माई एंगर, आई कैन कंट्रोल। गुस्सा हो गए तो भी आराम से स्माइलिंग करके रखते हैं, गुस्सा दिखाते नहीं हैं। मैम, ऐसी कौन सी चीज़ है विद इन द डिपार्टमेंट और विद इन द फैमिली
जो बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है, जिस पे आपको गुस्सा आ सकता है? डिसिप्लिन में मुझे ज़्यादा है। इवन मेरा बेटा वगैरह झूठ बोल रहा है तो मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं बताया पढ़ाई भी नहीं किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट, पंक्चुअलिटी और रिस्पेक्ट, पेरेंट मतलब एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना है, हमारा संस्कार को वो करना है, वो मुझे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सो मैं बताते हैं पढ़ाई तो नेक्स्ट है, मेरा तो डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। इनडिसिप्लिन हो गए तो मुझे ज़्यादा गुस्सा आते हैं। स्पेशली झूठ बोला, मैंने बताया कुछ भी है, कोई गलत बोला तो मुझे बता के सारी बोलो, बट झूठ नहीं बोलना है। तो मेरा बेटा दोनों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, कुछ भी अम्मा के साथ ओपन रखो। मैम, ट्रेनिंग खत्म करके आप फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ रही आपकी? अजमेर में हुआ था। ये मैं जरूर जानना चाहूँगा कि जनरली जब हम एकेडमी से या कोई इंस्टीट्यूशन से पास आउट होते हैं, हमारा जो एनर्जी लेवल होता है, एंथुजियाज्म लेवल होता है, वो बिल्कुल ऑन टॉप होता है। हम सोचते हैं कि हम ऑफिसर बन गए, हम दुनिया बदल देंगे। फर्स्ट रियलिटी चेक आपको कब मिला कि ट्रेनिंग में मिल गया। ट्रेनिंग नहीं मतलब प्रोबेशनल ट्रेनिंग में मिल गया मैम कोई इंसिडेंट? है। ओके, ऐसी कोई चीज मैम जो मैं सोचा सिस्टम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, वो मैंने आई स्टार्टेड फीलिंग फ्रॉम ट्रेनिंग इटसेल्फ, प्रोफेशन इटसेल्फ। मैं चलो फिर मैंने सोचा धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो मैम उसके बाद जैसे मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, आपने काफ़ी सारी पोजीशंस पे काफ़ी अच्छे प्रमोशंस के साथ में चीज़ों को हैंडल किया। अम, कैसी रही आपकी जर्नी वहाँ से, फर्स्ट पोस्टिंग से लेके करंट पोस्टिंग तक? कुछ कुछ ऐसे कम्युनली प्रॉब्लम है, मतलब हैंडल करना तो पड़ता है, ऐसे नहीं है, स्मूथ जर्नी तो नहीं है। पुलिस ऑफिसर का जॉब तो ज़्यादा टफ है। सो मुझे भी ज़्यादा हर्डल्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, जुडिशरी, मेरे खिलाफ भी 302 मुकदमा दर्ज किया मर्डर का। सो सब ठीक है, सब सॉल्व हो गया अपने आप, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म ओनली सेव इन दिस। सो मैंने ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म से काम किया है। सो मेरे पास कितने भी एलिगेशंस हो गए तो मेरे पास सब कुछ एविडेंस है। सो कुछ भी एलिगेशंस हो, आई कॉन्ट्रैक्टेड, मेरे पास यही एविडेंस है, यही है। सो इसलिए सब कुछ सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट। मैम जनरली जिनके पार्टनर्स एक पब्लिक लाइफ में होते हैं, जैसे आप पब्लिक लाइफ में हो, उसकी फैमिली को ऐसा माना जाता है कि काफ़ी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ पब्लिक लाइफ, है ना, ज़्यादा खुल के बाहर नहीं आ पाते हैं। या मैं मतलब इवन मैंने चेयरमैन सर से भी एक क्वेश्चन पूछा कि आप भी कभी अपनी वाइफ के साथ पानी पूरी खाने तो नहीं जाते होंगे? तो इस टाइप के सेक्रीफाइस कोई आपकी फैमिली को करने पड़ते हैं? करना तो पड़े थे। तो डू यू थिंक इट्स फेयर? नहीं, शुरू से हमने डिसाइड कर लिया है, बट मैं इवन तो मेरा फैमिली लाइफ को भी मैं इम्पोर्टेंस दिया है। मेरा कहीं भी रहा तो मतलब फॉर दैट यू हैव टू वर्क, मतलब हार्डर, मोर ऑर्डर, क्योंकि आप प्रोफेशनल को भी देखिए, फैमिली को देखना है। इवन यहाँ पे मैं कितने बिजी, तो मुझे ये भी मालूम मेरा बेटा का कब एग्ज़ाम है, क्या पढ़ाई करना है। मतलब ओनली स्टूडेंट उनका सिर्फ एकेडमिक्स में? डिसिप्लिन, एकेडमिक एंड डिसिप्लिन पार्ट, बाकी खाना पीना का उनको मर्जी से मैं बता देती, ठीक है आपका मर्जी से खाओ ये, बट उनका एक स्पोर्ट्स ठीक से जा रहा है क्या, फिर ट्यूशन ठीक से जा रहा है क्या, फिर टीचर से फीडबैक, ठीक है। इवन तो रेगुलरली नहीं तो पीटीएम में मैं नहीं गए तो मैं फ़ोन करके बात कर लेते, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक से हो रहा है सब कुछ। सो अंडर कंट्रोल में है उनका, बट फिजिकली नहीं तो भी मेरा फिंगर टिप्स में सब कुछ। मैम बिकॉज पुलिस लाइफ और ऑफिसर लाइफ में काफ़ी बार ट्रांसफर्स होते हैं, फैमिली लाइफ एक जगह से अप्रूव होकर दूसरी जगह जाती है काफ़ी, जैसे कहते हैं आर्मी एक्चुअली ब्रैट्स वी आर ऑफ। ऑलरेडी फ्रॉम 2400 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर होम टाउन, इसलिए हमको कोई फर्क नहीं है। हम ठीक है जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, बांसवाड़ा हो, हमको तो सब एक ही है, इतने फर्क नहीं पड़ा। बट बच्चों के थोड़ा सा अलग रहना वो थोड़ा थोड़ा है, बट तो एक बार बच्चा अडल्ट होने के बाद हमको वो भी नहीं है। छोटा उम्र में थोड़ा सा नहीं है, बच्चा है, छोटा है, हमको लॉ एंड ऑर्डर है, कभी कभी 3-4 दिन भी बाहर रहना पड़ता है,
फिर उसके लिए मेरा पेरेंट्स मेरे साथ था, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस वक्त। मैम बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, क्या आपके बच्चे आपको एज अ सुपर हीरो देखते हैं? देखते हैं, सब ये सोचते हैं। एक्चुअली उनका मुझे मेरा ह्यूमैनिटी पॉइंट वो उनका ज़्यादा पसंद है। सो इवन दो वो स्ट्रिक्ट हो गए थे, वो भी सोचते हैं मम्मा का वो क्वालिटीज़ भी हमको आना चाहिए। वो अभी तक छोटा बेटा इतना नहीं है, बट बड़ा बेटा वो सोचते हैं, वो कभी भी पूछते हैं मेरा मम्मा ऐसे में कर रहे हैं ना, मेरा मम्मा ऐसे, मतलब वो डायरेक्टली नहीं है, बट उनका फ्रेंड्स बताती है। कभी बोलते हैं मेरा मम्मा ऐसे हो गया है ना, मेरा मम्मा ऐसे हो गया है ना। वो भी मतलब ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने हर चीज़ को सबका ध्यान रख रहे हैं ना, वो पूछते हैं मैं सबको ध्यान रख रहे हैं ना, ये पूछते हैं। बाकी उनका अलग ड्रीम से वो क्या बनना चाहते हैं, वो उनका मर्जी से। अभी तो डॉक्टर है, अभी देखेंगे फ्यूचर में क्या बनाएंगे। मैम ये तो बात हो गई आपकी प्रोफेशनल लाइफ और इन चीज़ों की। अ, हमारे पॉडकास्ट के थ्रू हम एक पॉइंट और एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये जो रैंक्स होती हैं, ऑफिसर पेड ऑक्यूपेशंस होते हैं, इनमें सबको इसकी लाइमलाइट पता है, इसके पर्क्स पता है कि मैम है तो उनको लाल बत्ती गाड़ी मिलेगी, रुतबा मिलेगा, पावर मिलेगा। लेकिन पीयर प्रेशर्स क्या हैं इसमें, रियलिटी चेक्स क्या है? रियलिटी चेक्स में मीडिया प्रेशर्स है, फिर आरटीआई प्रेशर्स है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जस्ट टू कुछ भी नहीं है फिर भी हमको ये करने के लिए इस ऑफिसर का काम गया आरटीआई में मांगते हैं, सिंपली रिटर्न करने के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए। फिर अभी ज़्यादा हमारा ये प्रोफेशनल हज़ार्ड ज़्यादा है। सो कभी कभी इनका मतलब जाते वक्त कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ इनकाउंटर करना पड़ता है, उस वक्त कुछ जुडिशियल इंक्वायरी, फिर कस्टडियल में डेथ हो जाता है, उसको पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कुछ जांच वगैरह है। ऐसे प्रोफेशनल हज़ार्ड्स पुलिसिंग में ज़्यादा है। इवन लॉ एंड ऑर्डर में लाठीचार्ज करना पड़ता है, फायरिंग करना पड़ता है, सो उसको भी इंक्वायरी होते हैं। वो सब इंक्वायरी, कभी जुडिशियल इंक्वायरी, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, आई हैव अंडरगोन एवरीथिंग। सो प्रोफेशनल हज़ार्ड्स तो हैं पुलिसिंग में। मैम ये क्वेश्चन इसलिए भी मैंने आपसे पूछा कि जो बच्चे एस्पायर कर रहे हैं या यंग गर्ल को एक्सपायर कर रही है कि आई वांट टू बी अ फीमेल आईजीपी, हम चाहते हैं कि वो प्रिपेयर्ड रहे इन चीज़ों के लिए पहले। नहीं, वो ट्रेनिंग अपने आप सब कुछ सिखा देती है, इवन फील्ड सब कुछ। एट द बेसिक स्टेज हम यही चाह रहे हैं कि वो प्रिपेयर्ड रहें कि ये भी चीज़ें हैं इसका पार्ट एंड पार्सल, और सिर्फ लाइमलाइट को देख के इसको परस्यू ना करें। मैम जैसे आपने बताया कि ये सब चीज़ें आपको पता है कि ये सब चीज़ होगी, तो क्या नेक्स्ट टाइम डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा ग्लिच आता है कि यार ये तो होना ही है, और अब की बार डिसीजन में मैं कैसे इसको बेटर कर पाऊंगी, या डिसीजन लेने से पहले एक ठहराव आता है 1-2 सेकंड का? उस उसमें आपको तो फर्स्ट आपका पब्लिक सेफ्टी वो ही हमको याद आती है। कोई कम्युनल हो, चलो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में आमने सामने हो गया तो कितने लोग मरेंगे। सो इतने लोगों को बचाने के लिए हमको क्या कर सकते हैं, हमारा ध्यान में तो वो आता है, चलो ठीक है आपको लाठीचार्ज करना है, दोनों को आमने सामने, हमने उसको सॉल्व कर सकते हैं, लाठीचार्ज हमको फायरिंग करना है, दोनों आमने सामने हो गए तो ज़्यादा इंजरीज होगा, ज़्यादा फैटलिटीज होगा, ज़्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान होगा, फिर हमको क्या करना है। फर्स्ट हमारा सोच कोई भी लॉ एंड ऑर्डर में सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी के लिए क्या करना है, वही हमारे दिमाग में आते हैं। बाकी पहले क्या हुआ क्या हुआ, बिल्कुल वो कुछ भी नहीं आते हैं। सो उस समय में क्या करना है हमको, तुरंत क्या सोल्यूशन निकालना है उस सिचुएशन में, क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों हर सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट है। उस वक्त क्या सिचुएशन इसमें अब हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उस सिचुएशन में क्या उचित रहेगा, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट मोमेंट एंड दैट सिचुएशन। इसलिए पुराना वाला बिल्कुल याद नहीं रखता, हमको ये सोचेंगे चलो इसको भीड़ को कैसे कंट्रोल करके, कैसे इसको निपटा के, कैसे वो लोगों को समाधान करके बेचेंगे विदाउट एनी डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वही हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंस है, बाकी कुछ नहीं देखते हैं। मैम पुलिसिंग में और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में चेन ऑफ कमांड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज ए नॉर्मल पर्सन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कभी आपने जैसे कोई ऑर्डर पास किया कि हमें ये एक्शन लेना है, उस ऑर्डर के पीछे वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि जिस लेवल तक का मैंने एक ऑर्डर दिया है उसी ऑर्डर तक अभी इम्प्लीमेंट होगा? लॉ एंड ऑर्डर हो गया तो एज एन एसपी जाना है, एसपी जाना है हमको, वहाँ पे जाते हैं सो हमारे पीछे पीछे फोर्स आते हैं।
सो चेन ऑफ कमांड्स बताने के नहीं है, एक्शन में होता है। अभी आपको लाठी चार्ज करना है, मैंने खुद ही लाठी चार्ज किया है पूरा करके टोंग में। सो सब बैठे थे, हिंदू मुसलमान का है। सो मुसलमान तो नहीं जा रही हैं कुछ, मतलब 1 महीने से इन दोनों के बीच में टसल चल रहा था। सो वी हैव ऑलरेडी एक्सपेक्टेड। सो रमजान का फर्स्ट फ्राइडे है। सो मुसलमान हैज डिसाइडेड हम हिंदू को एक आमने सामने हिंदू और मुसलमान का बस्ती है। पहले हमको सब इंटेलिजेंस सोर्स है हमको पता चला, फिर हमने पहले से सब RAC फिर रैपिड एक्शन फोर्स सब करके गाड़ी वगैरह रख गया है। फिर हमने समाधान किया है, नहीं हुआ है। सो पहले से एक्सपेक्टेड है, मैं बैठे थे फिर मैं आ गया है। सो स्टोन पेल्टिंग शुरू हो गया। सो कलेक्टर तो नहीं आया, ADM आए थे, उनको भी चोट लग गई, वो भी वहाँ से चले गए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। फिर मैं आया, फिर फोर्स वगैरह सब बैठे हुए थे। फिर मैंने उनको थोड़ा सा क्या, चलो आप लोग क्यों बैठे थे, तो फिर मैं बता रहा मोटिवेशन करके उनको लेके गए थे। लेके जाके फिर लाठीचार्ज शुरू किया है। फिर लाठीचार्ज में भी नहीं हुआ है, लंबा समय 4-5 घंटे से लाठीचार्ज चल रहा था। फिर भी ऊपर करके स्टोन पेल्टिंग हिंदू को स्टिमुलेट कर रही हैं बाहर आने के लिए। लास्ट में फायरिंग गियरिंग किया है। फिर सब जितर बितर कर लिया है। सो फील्ड में तो SP के तो आगे बढ़ना है, वो चेन ऑफ कमांड तो एक ही है। पुलिसिंग में तो SP है बस। SP के नीचे अपने आप एडिशनल SP DYSP सब आ जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा लॉ एंड प्रॉब्लम को तो SP को जाना है। छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो फिर हम बताएंगे DYSP जाओ, DYSP भी नहीं है फिर एडिशनल SP में आप जाओ। सो मेन ज़्यादा लॉ एंड में SP खुल ही जाते हैं। ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंस कम्युनल में कुछ मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम है। तो जो आप कह रहे हो उसका ये मतलब हो सकता है कि आपको लीड बाय एग्जाम्पल करना पड़ता है आपको। जैसे हम पुरानी माइथोलॉजिकल मूवीज में देखते हैं कि लीडर हैज टू मोटिवेट सबको, है ना। तो उस मोमेंट में प्रेशर भी होता होगा, हमें भी अंदर से एक डर लगता होगा, नहीं, लेकिन एट द सेम डर तो नहीं लगता उसको, तो उस वक्त आपको ना, इफ यू आर एन लीडर यू हैव टू बी सॉल्व द फियरलेस। प्रॉब्लम। आपको डर लगे तो फिर पीछे पूरा, हम उस वक्त तो एटलीस्ट 500 पीपल था मेरा, दो मतलब कंपनी था मेरा खुद का पूरा, वो ये पहले से हम मालूम है हमको प्री आज प्रिपेयर्ड। बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, पहले से हमको सब कुछ मालूम है। सो इसलिए आपके 500 पीपल है, इवन रैपिड एक्शन फोर्स भी था। फिर उस वक्त तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं नहीं गए तो कोई नहीं जाएंगे, एडिशनल SP भी ऐसे बैठेंगे। सो उस वक्त तो अभी नहीं निपटाएंगे तो वेरी कम्युनली सेंसिटिव जी वहाँ हाँ। पे मालपुरा में ऐसे, मतलब कम्युनली वहाँ पे डेथ जी ज्यादा होते हैं, एक हो गया तो इधर होते हैं। सो वेरी वेरी कम्युनली सेंसिटिव। सो उसको लेके हमको जाना पड़ता है। मैम, किसी एरिया में आपका जब ट्रांसफर होता है या कहीं पोस्टिंग होती है तो उसके बारे में आप लोग पहले उसका कोई स्टडी करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बांसवाड़ा का एग्जांपल लूंगा, अभी आपने रिसेंटली बांसवाड़ा ज्वाइन किया है ना, मतलब कुछ टाइम पहले। तो बांसवाड़ा आने से पहले बांसवाड़ा के बारे में क्या इंप्रेशन था और क्या वो आज चेंज हुआ है? बांसवाड़ा आने से पहले मैंने DIG RAC था, RAC का कोई जमीन वगैरह ढूंढना था। जमीन कुछ इसलिए मैं जमीन आइडेंटिफाई करने के लिए आए थे, तेजस्विनी गौतम थे IPR मतलब SP। हम्म। उस वक्त मुझे ठीक है, इट्स वेरी नेचुरल है, सीनरी है, मतलब क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने कुछ नहीं सोचा है। बट व्हेन आई पोस्टेड एज एन IG बांसवाड़ा, देन स्टार्टेड इंक्वायरिंग व्हाट आर द क्राइम्स है। फिर सबसे बेस्ट तो फील्ड विजिट है। सो आई हैव गॉन ऑलमोस्ट एंटायर सर्कल्स, at least 50-60% police station I have covered, discussed with SHOs and CLG meetings. So within 1 month you will get an entire picture यहाँ पे क्या चाहिए। सो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। नई न्यू डिस्ट्रिक्ट्स आप जाते वक्त आप फील्ड विजिट कितने फील्ड जाते हैं ना, उतने आपका ज़्यादा नॉलेज मिलता है। ऑफिस में बैठा तो वी आर फील्ड, ऑफिस में बैठा तो आपको कुछ नहीं होता है। सो कितने आप फील्ड पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनका रिकॉर्ड्स देते हैं वहाँ पे SHOs के साथ, उनके क्या प्रॉब्लम है क्या है, फिर वहाँ पे CLG मीटिंग्स पब्लिक के साथ डिस्कस करते हैं ना, देन यू विल गेट एन कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, इस पुलिस स्टेशन में ये प्रॉब्लम है, सो इस पूरा सर्कल में ये प्रॉब्लम, देन इस पूरा डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम है।
So almost more than 1.5 years I am posted here. So मुझे almost तीनों डिस्ट्रिक्ट्स का सब कुछ मालूम है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किस पुलिस स्टेशन में क्या प्रॉब्लम है। इवन एसपीज भी ऑलमोस्ट दो एसपी हो गया है। जी फर्स्ट एक एसपी था, जी 8 मंथ्स में, अभी सेकेंड एसपी था। सो मुझे ऑलमोस्ट सब आइडिया है इस तीनों जिला के बारे में, इन एंड आउट। मैम, एक आईजी ऑफिसर का नॉर्मल रूटीन 24 आवर रूटीन कैसा होता है? आपका 24 आवर रूटीन क्या हमारा आप देखा ना अभी हमारा टाइम हमारा पास नहीं है। है मैम? सैटरडे मॉर्निंग से शुरू संडे, करते हैं। सैटरडे संडे ऐसे कुछ हमारा टाइम हमारा नहीं है, कुछ ना कुछ होते रहते हैं। आपका मालूम है, इसलिए पुलिस है। अभी कुछ भी नहीं हुआ तो पुलिस का जरूरत नहीं है। सो कभी इस जिला में कुछ हो रहा है, कभी उस जिला में कुछ हो रहा है, इस जिला में हो रहा है। बट ओनली वन थिंग्स इज बांसवाड़ा इज वेरी पीसफुल डिस्ट्रिक्ट से, एंड ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आते हैं। सो वेरी वेरी ज़्यादा प्रॉब्लम लाइमलाइट में आते हैं, बाकी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आते। हेनियस क्राइम भी होता है यहाँ पे, ज़्यादा होता है यहाँ। को मालूम है मर्डर कितने होते हैं, बुक्स केसेस, पर ठीक है, सब कंट्रोल में हम रखते हैं। बाकी बड़ा बड़ा ऐसे फॉर एग्जांपल अजमेर होते तुरंत छोटा सा चीज भी बड़ा इन्वेट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। ऊपर से फोन आ जाते, अपने आप प्रेशर क्रिएट हो जाते हैं। जी ऊपर से फोन आ गए तो जल्दी इसको करना है, इसको करना है। सो हम तो आराम से हमारा लेवल पे करना, तो जल्दी करना है। कुछ भी जल्दी नहीं किया तो वो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा। सो हम फटाफट हमारा लेवल पे करके फिर तुरंत ऊपर हम बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये वो सॉल्व हो गया है। तो मैम, इन सब हेक्टिक चीज़ों के बीच में अपने आप के लिए समय निकालना, मेडिटेशन जैसे आपने बताया, या सेल्फ लर्निंग, और हर प्रोफेशन में अपने आप को अपग्रेड करना, नया पढ़ना, ये सब भी आप करती हैं। इन सब के लिए समय कब मिल पाता है आपको? कब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पीसफुल है, उस वक्त समय निकाल, ऐसे नहीं है। मैं ही बता रही हैं, मेडिटेशन करते हैं अभी, कभी कभी 4 o'clock नहीं कर पा रही हैं, नाइट में करती हूँ। बट मेडिटेशन तो सुबह हो जाती है, क्योंकि कभी भी ये कुछ भी ये 12-1 बजे में खत्म हो जाती है। तो कुछ भी मैं 5-6 o'clock उठ जाती है। इवन 12 o'clock 1 o'clock सोना भी 5-6 मुझे ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। इट्स वेरी रेयर ऐसे 8 बजे 9 बजे उठते हैं, 6 o'clock 5 o'clock नींद खुल जाती है। मैम, हमारी ऑडियंस को ये बताइए आप कि एक अच्छा लीडर क्या है? अच्छा लीडर है कुछ आप कुछ अच्छा काम किया तो आप आपका नीचे सबऑर्डिनेट्स को बताना हमारा सबऑर्डिनेट से हो गया है। कोई गलती हो गई तो आपका बताना मेरा वजह से गलती हो गया है। सो क्रेडिट उनको देना है, डेबिट आपको लेना है। मैम, आज के टाइम्स में जो क्राइम्स हैं वो काफ़ी डिजिटली कन्वर्ट हो रहे हैं। डिजिटल क्राइम्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आजकल। आप देखेंगे, ये एक्चुअली काफ़ी जोक भी है कि पहले किसी इंसान को चोरी करना होता था किसी घर में, तो 3-4 दिन वो रेकी करता था, देखता था घर में कितने लोग हैं, कब आएंगे, कब जाएंगे, कब शादी का सीज़न है तो नहीं रहेंगे। आजकल तो बड़ा इजी हो गया, फ़ोन पे हेलो मैम ओटीपी दे दो और आई थिंक वो पहले जितना चुराता था उससे ज़्यादा चुरा पा रहा है। तो मैम, ऐसे में आप लोगों के लिए कितना स्ट्रेस पड़ गया है और कैसे आप लोग उसको डील करते हैं? अभी हमारा हेडक्वार्टर भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस साइबर क्राइम के लिए दे रहे हैं। अभी भी 1 मंथ ड्राइव चल रहा है। सो हम तो ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं, बिकॉज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस ये सब कुछ हो रहा है। उनको अवेयरनेस, ओटीपी आप कर मत करना, आपका मोबाइल फ़ोन किसी नया आदमी को मत देना, पासवर्ड मत बताना। ये सब अवेयरनेस हम देते रहते हैं स्कूल्स में, और इवन सीनियर सिटीजन्स का और सबका। सो सेम अभी नया पोर्टल वगैरह आ गया है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी न्यू न्यू इनिशिएटिव्स लिया है, उसके साथ हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल साइबर शील्ड ऐसे करके हमने राजस्थान नंबर 1 है सिम कार्ड वगैरह करने में पूरा इंडिया में। सो साइबर फील्ड में हम ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, साइबर क्राइम पे। आप हम यंग लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रोल मॉडल हो। आपका रोल मॉडल कौन स्वामी जी। है? लिविंग रोल मॉडल कौन हो सकता है आपका? मैं खुद ही मैं रोल मॉडल है। मतलब एवरी पर्सन का अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सो इसलिए मैंने ऐसे ही किसी एक और को रोल मॉडल नहीं लिया है, बट शुरू से स्वामी विवेकानंद जी मेरा रोल मॉडल है। बट बाकी मैं खुद ही मैं रोल मॉडल समझ लेती हूँ।
वेरी नाइस आंसर मैम। आपकी नजरिए से एक आइडियल सिटी कैसा होता है? मतलब क्राइम तो ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आइडियल वर्ल्ड क्या है जहाँ पे? नहीं, आइडियल वर्ल्ड ऐसे इस हाइपोथेसिस ऐसे नहीं हो सकते हैं। इवन पुराना जमाने में से भी ये सब था, क्राइम था, चोरी था, बिकॉज नोबडी इज मतलब गॉड, एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग। सबको कैरेक्टर्स अलग अलग है, सो बुरा भी होगा, अच्छा भी होगा। सो कभी कभी पुअर लोग भी चोरी करते हैं। सो इट डिपेंड्स लॉट ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हम ऐसे नहीं बता सकते आइडियल सिटी कैसे हो सकती है, बट ये मैं बता सकते हैं ह्यूमैनिटी ज़्यादा कम होते जा रही है, हेल्पिंग टेंडेंसी बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स। पुराना जमाना में कोई एक्सीडेंट हो गया तो उनको लेके हॉस्पिटल लेके जाते हैं। आजकल एक्सीडेंट हो गया तो भी सब वीडियो ले रहे हैं, उसका वायरल कर रहे हैं। सो किसी को ये नहीं मालूम है, फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाएंगे। सिर्फ पुलिस आने के बाद है, पुलिस आके एम्बुलेंस करते हैं। वो गोल्डन आवर्स है ना, वो हाफ एन आवर वो ज़्यादा मिस हो रहा है। और किसी पब्लिक प्लेस में एक लड़का किसी को ईव टीजिंग कर रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है वो लड़का से, अरे क्यों ऐसे कर रही है? सब ऐसे देखते रखते हैं। वो कितने भी विजिल मार रही है, टक्कर मार रही है। मतलब आई डोंट नो, आपका भी सिस्टर्स है, आपका भी मदर्स है, आपका भी वाइफ है, किसी और के साथ, और आप इतने लोग हैं, 15-20 लोग हैं, आप पूछ लो ना वो लड़के को, अरे क्यों ऐसे कर रही है? कोई नहीं पूछता, बट 20 years पहले पूछते थे। वो एक मतलब एक बिलोंगिंगनेस है। आजकल कितने सेल्फिश, सेल्फ ओरिएंटेड हो गया, कोई दूसरे के बारे में सोचते नहीं। मेन रीजन वही है। अभी इवन पुलिस का सूचना भी नहीं देते हैं। ये अब पड़ोस जा नहीं जा रही हैं, पड़ोस कभी बाहर चले गए हैं, मतलब दरवाजा में आप सो रही हैं, आपको कुछ आवाज आ रही है, कुछ कुछ तो चल रहा है, यू नो द नेबरहुड इज नॉट हियर। उनका घर पे कुछ लाइट किस बज रहा है, जाके भी तो पूछ सकते हैं ना, अरे कौन है, क्या आए हैं? कुछ नहीं। इतने मतलब अपना लाइफ, अपना फैमिली, अपना मतलब बाकी सोसाइटी के बारे में कोई कुछ नहीं सोचते हैं। वो ज्यादा मतलब मुझे तो लग रहा है एक दुनिया कहाँ जा रही है। क्या ये रीजंस भी क्राइम रेट बढ़ा रहा है? ज्यादा बढ़ रहा है उनका। वो जाते हैं ना उनका एक, अरे हम कुछ भी करेंगे कोई नहीं पूछते हैं। ये एक अपने आप एक वो जाते हैं, कोई डर है सोसाइटी के ऊपर, डर नहीं है। सोसाइटी हमको ये करेंगी, हम बस में भी करें तो 4-5 लोग हमको पिटाई करेंगे, बस स्टैंड में करे तो 4 लोग करेंगे, स्कूल के बाहर करे तो भी 4-5 लोग हमारे आके कर। वो पहले जमाने में था, पहले जमाने में पड़ोस लोग आके पूछते थे इधर क्यों आ रही हैं, क्यों टक्कर मार रही हैं, जाओ क्यों विजिल बजा रही हैं, बच्चों को क्यों, बच्चिया को क्यों परेशान कर रहे हैं। आजकल कोई नहीं पूछ रहा है। हम एक्चुअली मेरा नेक्स्ट सवाल फीमेल की सिक्योरिटी और वुमेन सिक्योरिटी पे ही था। आजकल हम कई केसेस सुनते हैं जहाँ पे बच्चों को भी गुड टच बैड टच की एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जो पहले के ज़माने में इतना हम नहीं सुनते थे। तो अब आपको क्या लगता है मैम, ये इसका रीज़न क्या है? अब ये जो एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया है, क्या सोशल मीडिया उसका एक रीज़न है? सोशल मीडिया ज़्यादा रीज़न है। मतलब पुराना ज़माना में इतने नहीं है, अभी ज़्यादा परवर्टेड हो गया है लोग। अभी यहाँ पे 3 साल का बच्चे हैं, उनका बड़ा वाला बेटी 5 साल का है। सो 3 साल बच्चे का फ्रेंड का फादर, वो इनके साथ ऐसे वीडियो दिखा रही है, आप ऐसे करना है तो वो बड़ा हो जाएंगे, ऐसे पोर्नोग्राफी रोज दिखाते हैं। वो दोनों दिन मतलब ये इनका पिताजी है, उनका दूसरा फ्रेंड के साथ कर रहा है। वो बच्चा कितने स्कर्ड हो गया, स्कूल जाना बंद कर दिया है। फिर पेरेंट्स पूछा क्या हो गया, सो शी स्टार्टेड क्राइंग, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। फिर पूछा तो बता रहे थे ऐसे ऐसे वो अंकल रोज गंदा गंदा पिक्चर दिखा रहे, ऐसे करने के लिए बता रहे, मैं नहीं जाऊंगी। फिर हमारा नॉलेज में आया है ये सब ऐसे हरकत कर रही हैं। क्या हो गया पता नहीं, दो मतलब सेम बेटी है उनका, सेम बेटी का फ्रेंड के साथ ऐसे हरकत कर, वो भी 3 साल बच्ची है। ये सब ये सोशल मीडिया वजह से हो रहा है। पहले जमाना में नहीं, अभी तो फोटो ऐसे गंदा गंदा फोटो, मतलब मोबाइल फोन पे सब कुछ हो रहा है। ये सब सोशल मीडिया और मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी वजह से हो रहा है ज़्यादा।
मैम इवन छोटा छोटा बच्चा भी कुछ पॉपअप आते हैं उसको देख लेते हैं। सो इनका ये मतलब इवन 12 इयर्स हो गया है, सो वो सोचते हैं एडोलेसेंस समय में ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, उसको वो सोचते हैं नहीं नहीं लव अफेयर है, ऐसे करके लव करते हैं। वो सब का मोबाइल फ़ोन, आजकल मूवी भी ऐसे आ रही है, गैंगस्टर्स को हीरो बनाते हैं, उसको देख के ज़्यादा फॉलोअप हो रहे हैं। ये सब सोसाइटी भी एक वन ऑफ द रीज़न है, एज वेल एज टेक्नोलॉजी, दोनों है। मैम जहाँ पिक्चर्स और बॉलीवुड इस टाइप की चीज़ों को ग्लोरीफाई कर रहा है, हालांकि मैं किसी मूवी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हाल ही में एक बहुत अच्छी मूवी आई थी जिसने 800 करोड़ कमाया। बेसिकली तो वो विलन ही है। लास्ट ईयर वो भी ये बता रहा है, वो ट्रेंड है ना, इट्स वेरी डेंजरस ट्रेंड है। इवन पिक्चर्स भी आते हैं, महिला को ऐसे करना वैसे करना, कुछ पिक्चर आती है पीछे पीछे जाके ये करना, मतलब जस्टिफाइंग, वो भी उनके यंगस्टर्स का मन में ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, वो भी गलत है। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रही, वो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम वही हम देखते हैं कि इन पिक्चर्स में कई बार पुलिसिंग को ओवर ड्रामेटिक, ओवर अनरियलिस्टिक बता देते हैं। मैंने एक पॉडकास्ट एसपी सर के साथ भी किया था, उनसे भी मैंने पूछा था कि बॉलीवुड की पुलिस और रियल लाइफ पुलिस में क्या डिफरेंस है। कुछ कुछ अच्छा पुलिस मूवी भी आती हैं, ऐसे नहीं है सब कुछ ऐसे ही है, बट रियल policing is very difficult. वो there are lot of pressures, इतने वो नहीं दिखाते हैं। योर फेवरेट फूड? डोसा। ओके। एनी पर्टिकुलर हॉबी अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन? कोई हॉबी जो आप फॉलो करते हैं? रिसेंटली डेवलप्ड टू जिम, जिम? बांसवाड़ा आने के बाद वो किया अच्छा, है। ग्रेट। ठीक है, एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एनी नई हॉबी दैट यू वांट टू पिक अप, बट यू ऑलरेडी आंसर्ड। म्यूजिक सुनते हैं आप? किस टाइप का म्यूजिक पसंद है आप? मोस्टली क्लासिकल सुनते हैं, अभी ज़्यादा टेंशन हो गई तो बॉलीवुड सुनते हैं। पीसफुल तो क्लासिकल सुनते हैं, ज़्यादा टेंशन हो गया तो फिर डाइवर्ट करने के लिए वैसे गाना सुनते हैं। हालांकि ये बात तो हम सब मानते हैं कि पुरानी जनरेशन के पास जो रिचनेस थी वो हम लूज करते जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज आपको लगता है जो यूथ के पास एडवांटेज है जो आपके टाइम में नहीं था? वो है टेक्नोलॉजी है, कितने मतलब इतने जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेते हैं। हमारा तो कुछ हमको कुछ किसी के बारे में कोई, हम तो चाहें चलो ठीक है, कोई नया वर्ड आ गया तो चलो ठीक है, आप ये इसका के लिए हम लाइब्रेरी जाके आएंगे, उसका प्रिंसिपल के बारे में पूरा पढ़ाई करेंगे। शाम का आप लाइब्रेरी जाएंगे, फिर वो उसका रेफरेंस बुक लेंगे, उसका क्या प्रिंस वो पढ़ाई करेंगे। आजकल तो सब आ जाते हैं, कोई नया प्रिंसिपल टक 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 टक, इतने मैम मतलब एडवांटेज है, इतने मतलब नॉलेज है उनके पास है। बट स्टिल उसका मिसयूज हो रहा है। मैम अगर आप आईपीएस नहीं होते तो एस परिमला क्या होती? बिजनेस वुमेन, वुमेन एंटरप्रेन्योर। नॉट बैड। एक्चुअली मैं एमएनसी में काम किया है जी ना, मैम। सो मेरा यही है आइडिया। सो यूपीएससी क्लियर नहीं किया तो बिजनेस वुमेन का है। व्हिच बिजनेस? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज मार्केटिंग, टैबलेट्स। ओके। अभी तक की लाइफ में प्रोफेशनल और पर्सनल फील्ड में व्हाट इज द टफेस्ट डिसीजन दैट यू हैव टू टेक? सबसे टफेस्ट डिसीजन क्या लिया आपने आज तक? पर्सनल में टफेस्ट ऐसे कुछ नहीं लिया है, प्रोफेशनल में तो खूब लिया है। हाँ, एनीथिंग। क्या था वो डिसीजन? नहीं ये हर बार तो हमको डिसीजन लेना पड़ता है, सब टफेस्ट होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट दैट यू स्टिल रिमेंबर एज इफ के अब ये हो गया, डन एंड डस्टेड, अदरवाइज बहुत। सब लाठीचार्ज होते हैं ना, सब ये सोचते हैं ये नहीं होना चाहिए, बट होते हैं। लाठीचार्ज कितने बार किया है उस वक्त तो मैं सोचते हैं चाहिए ये नहीं होना चाहिए, बट देयर आर नो अदर ऑप्शंस। बहुत इंसाइटफुल रहा मैम। इनफैक्ट आई वुड इवन से कि अभी तक के पॉडकास्ट में ये वो पॉडकास्ट है जिसमें मुझे 3 बार गूज़बम्प्स आए। हम जो क्वेस्ट पे निकले थे उस क्वेस्ट में आज एक स्टेप आगे बढ़े जब आपने हमें ये बताया कि पैशन को आइडेंटिफाई कैसे करें। ये मैं कंटिन्यूसली सभी से पूछता जा रहा था,
सभी के अलग अलग वर्जन्स थे और सभी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला आंसर व्यूअर्स को आज थोड़ा ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा और वो बिकॉज आई हैव डन दिस इन रियल लाइफ। मेरा बेटा का मैथ नहीं आएगा, ही इज पुअर इन मैथ। सो उनका स्कूल वाला सब बताया मैथ इज एवरीथिंग, मैथ उस वर्ल्ड, बिना मैथ का ऐसे करेंगे। सो उनका उम्र से बता दिया आईआईटी 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 मैथ। फिर मुझे एक पीटीएम में उनका प्रिंसिपल को मिला, वो बताया आपका बेटा वेरी पुअर इन मैथ। सो व्हाट, मैथ है सब दुनिया है, मैथ नहीं तो कैसे कर, हु सेड मैथ इज एवरीथिंग। मेरा हस्बैंड आईएफएस ऑफिसर, उन्होंने मैथ नहीं लिया सब्जेक्ट में। सो मैथ इज नॉट नीडेड फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। साइंस फिजिक्स वो इम्पोर्टेंट, इवन नीट का भी मैथ का जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मैडम ऐसे मत बताओ, फिर बच्चा मैथ पढ़ाई नहीं करेंगे। बेसिक मैथ इज नीडेड, आई एग्री, कैलकुलेशंस डिविजन हो, बाकी आप साइन थीटा कास थीटा वो रखे क्या करेंगे बच्चा, आप उनको प्रेशर में दिलवाना। फिर मेरा बेटा आ गया, 10th को उनको ये लेना है, 11th को 10th को बेसिक्स मैथ एडवांस मैथ सीबीएसई में, क्योंकि एडवांस मैथ लिया तो आप आईआईटी जा सकते हैं, बेसिक मैथ में आईआईटी नहीं जा सकते हैं। सो उन्होंने पूछा मैं तो आईआईटी जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा आप एक काम करो, चारों सब्जेक्ट ले लो, मैथ ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस का ले लो और आप पढ़ाई कर लो। कौन सा सब्जेक्ट 4 घंटे 5 घंटे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका पैशन है, बाकी आपको सिर दुख हो रहा है इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, फिर आपका पैशन नहीं है, ये आप देख लो। आप एक वीक ऐसे कर लो, फिर एक वीक के बाद आप बताओ आपको बेसिक मैथ लेना है एडवांस मैथ लेना है, क्योंकि एडवांस मैथ में आपका आईआईटी जाना चाहते हैं, आई डोंट केयर वॉट एवर यूर डिसीजन। फिर एक वीक उन्होंने पढ़ाई किया, फिर आके बताया मम्मा मैं बेसिक मैथ लेंगी। क्यों, मुझे तो मैथ बिल्कुल नहीं आया मैम। फिर क्या, मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा लगा, उससे बेटर बायोलॉजी तो ज़्यादा अच्छा लगा। बायोलॉजी तो मैं तो 4 5 6 आवर्स भी कंटिन्यूस पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मतलब आपका तो बायोलॉजी है, आप नीट का तैयारी करो। सो अभी भी वो नीट में भी बायोलॉजी सबसे ज़्यादा लिया है, केमिस्ट्री भी ज़्यादा स्कोर किया, फिजिक्स उनका मैथ फिजिक्स तो ज़्यादा मैथ कैलकुलेशन उसमें बिल्कुल कम लिया। मैंने पहले से बताया आप फिजिक्स का फोकस मत करना, मैथ आप बिल्कुल नहीं आएगा, आपको नेचुरल है, आप क्यों उसको फोर्स क्यों कर रहे हैं, आपको क्या नेचुरली आते हैं वो पढ़ाई करो। फिर भी नहीं माना उन्होंने, फिजिक्स में ज़्यादा किया है। फिर भी ठीक है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया है, बट एम्स वगैरह नहीं मिला। फिर मैंने बताया आप तो मेरा बात ही नहीं माना, फिजिक्स आपने ज़्यादा फोकस कर लिया, वो बताया मैंने एम्स जाना था इसलिए फिजिक्स कर लिया। आप एटलीस्ट उसका पूरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया तो एटलीस्ट मतलब सबसे टॉप जी गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। ठीक है ओके वॉट एवर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वो तो टॉप है और लास्ट है। सो ये एक्सपेरिमेंट मैंने सब पेरेंट्स को ये बताते, आपका बेटा को आप कुछ मत बताना, सिर्फ ये बताना कौन सा सब्जेक्ट कंटिन्यूस आप विदाउट बोरिंग आप पढ़ कर सकते हैं, वो आपका पैशन है। वो इवन इकोनॉमिक्स भी हो सकते हैं, मैथ भी हो सकते हैं, इवन इंस्ट्रूमेंट भी, कोई गिटार बजाते कंटिन्यूस, कुछ बच्चा का आर्टिस्ट ड्राइंग करते हैं, मतलब लगातार 12 आवर्स भी कितने अच्छा अच्छा ड्राइंग करते हैं, फिर उनको आप तो ड्राइंग क्लास भेज दो। आपको सोच रही हैं बेसिक एक डिग्री चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करस्पॉन्डेंस में डिग्री पढ़ाई करो, बस हो गया, मेन फोकस उसमें हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी। फिर डिग्री के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ भी करवाओ। अभी इनके प्रोफेशन उनका हॉबी भी हो जाएंगे, सो उनका साइड में ये प्रोफेशन भी स्टार्ट होगा, कोई बिजनेस शुरू करेंगे, फ्रेमिंग मतलब उनका होता है ना सी डैक वगैरह वो फ्यूचर में। बट किस में पैशन है उसमें पढ़ाई करो, बस आगे आगे उसमें करो, एक्सपर्टाइज उसमें करो, वो कोई भी है उसमें करो, इवन स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स में करो। ये सब पेरेंट्स को मैं ये एडवाइस देती हूँ, आप उनको ज़्यादा बच्चों को पहले से स्ट्रेस मत दिलवाना, पहले भी पूरा दुनिया स्ट्रेस देते हैं, आप भी मत देना। मैम, सिर्फ ये साइन थीटा कॉस थीटा वाली बात पे ना इतने व्यूज आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में कभी काम नहीं आता। कितने 12th में कितने, मुझे समझ में नहीं आ रहा 10th में साइन थीटा cos थीटा क्यों आ रही है। मतलब आप चाहिए तो मैथ स्टूडेंट्स ले रही है उनको अलग से 12th के बाद रखो। सही बात। मैं भी 12th में मैं भी साइंस और मैथ्स दोनों लिया मैंने,
अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं साइन थीटा cos थीटा tan थीटा कितनी पढ़ाई किया उसका थियरम। ठीक है, आप एमएससी मैथ ले रहे हो तो काम में आती है, 12th में कहाँ काम में आती है, उसके बाद डिग्री में भी काम में नहीं आया। मैम आपकी रिकमेंडेशन जेन्युइनली जानी चाहिए एजुकेशन पॉलिसी की तरफ। और आई थिंक अब आपकी इतनी अकम्पलिशमेंट के बाद में वो आपको ज्यादा सीरियसली लेंगे, क्योंकि हमें तो बच्चों की तरह लेते नहीं हो। मैम जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक प्री डिसाइडेड करियर चॉइस हमारे फैमिली, इंडियन फैमिलीज में बन जाती है कि बच्चे को डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, इंजीनियरिंग बनना है। कई बार लेगेसी के चक्कर में भी होता है कि लॉयर है तो लॉयर का बेटा लॉयर बन जाए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर इफ बन जाए। किड्स आर इंटरेस्टेड देन नो प्रॉब्लम, लेगेसी है, वॉट एवर, फैमिली बिजनेस है, फैमिली प्रोफेशन, इफ किड्स आर इंटरेस्टेड। जब पेरेंट्स एक प्री डिसाइडेड नोशन से चलते हैं कि हमारा बच्चा फलाना चीज बनेगा, तो उसे इंस्टीट्यूशंस के लिए, कोचिंग के लिए कोटा भेज देते हैं। हम देखते हैं कि आजकल पिछले कुछ सालों में कोटा में काफी इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो नहीं होने चाहिए। ऑलमोस्ट वीकली थ्राइस आर फोर्थ सुसाइड्स। सो मैम मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस अब धीरे धीरे एक सरफेस लेवल पे आने चालू हो गई, लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं। आज का जो आपका इंसाइट था कि बच्चों की एबिलिटीज को पहचानो, बच्चे खुद अपनी एबिलिटीज को पहचाने, विच इज़ अ गुड थिंग। और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको ये चीज़ एज ए पेरेंट्स सुननी चाहिए, और अगर आप यूथ हैं तो अपना पैशन आइडेंटिफाई करने के लिए भी मैम के इनपुट्स फॉलो करने चाहिए। लेकिन मैम जो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्रव्यूह में फंस चुका है और शायद वो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, और कोई ऐसा You मैसेज, should be brave. If you want, it's your life. You have to take your own decisions. So इतने करेज तो होना चाहिए आपका पेरेंट्स के जाके बता के मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरा खराब मत करना, मेरा 1 ईयर 2 ईयर वॉट एवर इट इज। सो इंटरेक्टिव एंड आपका पेरेंट्स को कन्विंस करना है। ऐसे नहीं, कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं है मेरा बेटा ऐसे वेस्ट करेंगे, इनको बताना मैं इंटरेस्टेड नहीं, आप इसमें 1 ईयर वेस्ट कर रहे हैं। सो मेन कम्युनिकेशन गैप। सो आप लोग, मैं ये बता रही एक 13 ईयर्स के बाद कोई भी है, इवन मेल का मतलब लड़की हो लड़का हो, उनके साथ फ्रेंडली अप्रोच जरूरी है। सो सब अपने आप शेयर करना चाहिए। आप लोग देखो, गलती तो सबके साथ हो जाती है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। आपका एज ए पेरेंट आपको इतने मेच्योरिटी तो होना चाहिए, ट्रस्ट आपका बच्चों के साथ रखना चाहिए, मेरा बेटा है ऐसे नहीं करेंगे, मैंने पालना क्या है। सो उनको ये बताना है मैं आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट रखती हूँ, आपको पूरा फ्रीडम देती हूँ, आप उसको मिसयूज मत करना है, इतने बता दो, बच्चा अपने आप आपका लाइन पे आ जाए। इतने फ्रीडम तो देना चाहिए, मतलब इतने दुनिया में जाके उन लोग अकेला फाइट करना, तो इतने तो आप उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रख, आप उनके ऊपर कॉन्फिडेंस, वो अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएंगे बच्चों को। हमारा पेरेंट्स अपने ऊपर कितने कॉन्फिडेंस रखा है, इसलिए हम गलत नहीं करना है, फिर वो गलत नहीं करना, वो डिसिप्लिन भी हो जाएंगे अपने आप, फिर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस से हो जाएंगे। सो हमारा पेरेंट्स हमारा ऊपर कितने कॉन्फिडेंस रखा है, मतलब आई एम वर्थ, हम उसको वर्थ करना चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा हार्ड वर्क मेहनत करना है। हमारा पुराना, जब हमारा पेरेंट्स पे इतने रखा है हर चीज़ के लिए, आजकल सीसीटीवी कैमरास रूम में रख के बच्चों को वॉच कर रही है, पेरेंट्स लॉक रख के, चाइल्ड लॉक रख के हैक कर रही है, सब किस बात के लिए? आप डायरेक्टली बताओ आपका बेटा को कुछ गलत भी कर रहा है, आके पूछ लो, आपका तो ऐसे परफॉर्मेंस मैंने सुना है, क्या है क्या है, बी ओपन, उसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आते हैं। उसको छुपा के बिल्कुल डांट देना, पिटाई करना, स्कोल्डिंग करना है, फिर बच्चा भी इरिटेट हो जाते हैं, क्यों हमको ऊपर ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है। सो बी इंटरेक्टिव एंड बी ओपन, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अपने आप, पेरेंट्स और उनका बच्चों के। मैम अब आपसे इंटरेक्शन के दौरान मुझे ये चीज़ मालूम पड़ी है कि यू आर समवन जिसके पास थॉट्स की क्लैरिटी आई वुड से काफ़ी यंग एज से है, और जो आप चाहते हो वो आप अचीव कर लेते हो।
आपको ये भी आपसे हमने सीखा कि कैसे जिनके पास क्लैरिटी नहीं वो क्लैरिटी पाए, और इन सब के बाद में मैंने अभी अज्यूम करने लग गया हूँ कि आप जहाँ आज है, ऑब्वियसली ये आपका एंड पॉइंट नहीं है, आप कहीं और जाएंगे, तो वो कौन सी जगह है जो अब आप जाना चाहते हो, और मुझे पता आप जाओगे, तो कौन सी जगह? मैंने पहले से बताया, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। ऐसे जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा लोगों को मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, ऑल द बेस्ट फॉर योर वेंचर। आज का ये पॉडकास्ट बहुत एनलाइटिंग रहा। uh, मैं पर्सनली कुछ ग्रो हुआ हूँ, और आई डोंट नो व्यूअर्स को ये कितना अपील करेगा, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट रॉ, मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड आई वुड से मोस्ट हेल्पफुल पॉडकास्ट सेक्शन रहा अभी तक का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच।